हाँ जी, अगला चैप्टर है जी आपका रेशो एनालिसिस अकाउंटिंग रेशोज। याद है भाई सारी? चलो फिर सुनाओ, केडी थी पहली? करंट ले आओ, फॉर्मूला ले आओ। करंट एसेट्स में क्या नहीं लेना? लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्टैंडर्ड क्या है? 2:1। स्टैंडर्ड से कम भी नहीं होना चाहिए और स्टैंडर्ड से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्या बताती है जी आपको करंट रेशो? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, whether we'll be able to meet our current liabilities within a period of 1 year from the date of balance sheet or within the period of operating cycle। हाँ जी, दूसरी रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला जी, स्टैंडर्ड। क्विक एसेट्स में क्या नहीं लेना? इन्वेंट्री, प्रीपेड। इन्वेंट्री पूरी नहीं लेनी जी, कल्ला लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक एंड ट्रेड, लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स, कुछ भी नहीं लेना जी आपने क्विक एसेट्स में। और जो आपके अदर करंट एसेट्स हैं केड़े, वो भी नहीं लेने जी। अदर करंट एसेट्स का स्कोप जो है सिर्फ 3 एसेट्स तक लिमिटेड है आपके सिलेबस में, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स। तीनों ही हमने कंसिडर नहीं करने इन क्विक assets। हाँ जी, what's the relationship between current assets and quick assets? Current assets is equal to quick assets minus inventory minus other current assets। Formula for working capital, what's the other name of current ratio? Working capital ratio, not working capital turnover ratio। Working capital turnover ratio is RFO upon working कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशो आपकी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशो जी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशो एंड वर्किंग कैपिटल रेशो। हाँ जी, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रेशो में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? करंट एसेट्स। नेट वर्किंग कैपिटल में जी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। चलो छोड़ो, रहने दो, बोझ ना डालो दिमाग पे। ये दोनों जो रेशोज आपने बताई हैं, ये किस कैटेगरी की रेशोज हैं? लिक्विडिटी रेशोज। केडी रेशोज? हाँ जी, एक तो लिक्विडिटी होती है जी, एक सॉल्वेंसी होती है जी, एक परफॉर्मेंस होती है जी, और एक टर्नओवर रेशो होती है। परफॉर्मेंस, टर्नओवर, ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, ये कौन सी क्लासिफिकेशन है रेशोज की? ट्रेडिशनल। एक और क्लासिफिकेशन होती है आपके रेशोज की, वो होती है जी इनकम स्टेटमेंट रेशोज, पोजीशन स्टेटमेंट रेशोज एंड कॉम्पोजिट रेशोज। कॉम्पोजिट रेशोज वो रेशोज होती हैं जिनकी फॉर्मूला के अंदर हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दोनों के आइटम्स को यूज करते हैं। इनकम स्टेटमेंट रेशोज वो होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की आइटम्स को यूज करते हैं। पोजीशन स्टेटमेंट रेशोज वो होती हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट की रेशोज को यूज करते हैं। सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशोज जी, सॉल्वेंसी रेशोज। हाँ जी, पहली डेट में हमेशा लिखते हैं हम लॉन्ग टर्म डेट। डेट इज इक्वल टू एलटीबी प्लस एलटीपी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस बाकी फॉर्मूलाज बथेरे हैं जी। इसके टोटल डेट में से शॉर्ट टर्म डेट दैट इज करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा जी। लायबिलिटी साइड में से आप जो है शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो और करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड में से इक्विटी माइनस कर दो, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। टोटल एसेट्स में से आप जो है करंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो, आपके पास डेट आ जाएगा। बात करते हैं जी दूसरी चीज की। दूसरी चीज क्या है जी? इक्विटी। इक्विटी स्टैंड्स फॉर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड surplus। total liabilities minus total debt will give you shareholders fund। total assets minus total debt will also gives you shareholder fund। उसके बाद जी कैपिटल एम्प्लॉयड में से आप लॉन्ग टर्म डेट माइनस कर दीजिए, दैट विल गिव यू शेयर होल्डर्स फंड। आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है स्टैंडर्ड 2:1। उसके बाद बात करते हैं जी डेट इक्विटी रेशियो के बाद, डेट इक्विटी रेशियो के बाद अगली रेशियो जी सॉल्वेंसी रेशियोज की अगली रेशियो। बस ये तो आखिरी वाली रेशियो है, बीच वाली तो खाई गए। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स का कितना पार्ट हमने डेट उधार से खरीदा हुआ है टोटल एसेट्स के अंदर?
सारे एसेट्स कंसिडर होंगे जी, उसमें इन्वेंट्री भी आएगा, लूज टूल्स भी आएगा, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी आएगा, क्योंकि सब चोरी के नहीं है, सब पैसे देके खरीदे हुए हैं। अपॉन डेट, डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट, दो हो गई जी। और शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स, अगेन टोटल एसेट्स सारे कंसिडर होंगे। शेयर होल्डर फंड इज इक्विटी, जो डेट इक्विटी में डिस्कस किया वही होगा जी। प्रोप्राइटरी रेशो एक ऐसी रेशो है जो आप नॉर्मल रेशो की फॉर्म में भी ढूंढ सकते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में भी ढूंढ सकते हैं। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100 विल गिव अस प्रोप्राइटरी रेशो। और जी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट. This tells you that you have earned how much of the profits which will be sufficient enough to cover the amount of your interest obligation. ये एक ऐसी प्रोप्राइटरी रेशो है, सॉरी ऐसी सॉल्वेंसी रेशो है जो किसमें बताई जाती है, किसमें एक्सप्रेस की जाती है, टाइम्स के अंदर। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जी, आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है और रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ टैक्स दिया होता है। तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स लेते हैं, एक्स माइनस सपोज 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां से एक्स की वैल्यू आएगी, वो होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आएगा जी, उसे जो है हमने कंसिडर करना है अपने न्यूमरेटर के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। और जी एक और रहती है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वही है जी जो ROI में हम कंसिडर करते हैं। ROI में जो डेट कैपिटल एम्प्लॉयड है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। यहां टोटल आपके लाइबिलिटी साइड में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, या टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो, या नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड में वो ये है कि हमने सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर करनी होती हैं, ट्रेड। कौन सी नहीं कंसिडर करनी, नॉन ट्रेड। क्वेश्चन में जब तक कुछ मेंशन नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी कौन सी कहलाई जाएंगी, ट्रेड। नॉन ट्रेड सिर्फ तब आएगी जब क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगा। दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, सॉल्वेंसी रेशियोज खत्म हो गई जी। अगली टर्नओवर रेशियोज, परफॉर्मेंस रेशियोज। बोलो जी पहली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जी, कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला जी नेट सेल्स माइनस GP। फिर कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला जी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। फिर कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला जी C प्लस P प्लस C। C स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P स्टैंड्स फॉर परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, C स्टैंड्स फॉर चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड। प्लस आते हैं जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L में सिर्फ और सिर्फ मिलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में और अदर एक्सपेंसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में। अगर इन दोनों का नोट्स टू अकाउंट्स नहीं है अपने पास तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है 0 एंड आवर फॉर्मूला विल बी ओनली C प्लस P प्लस C। अपॉन आता है जी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री चार तरीके की होती है जनाब आपके पास, स्टॉक एंड ट्रेड, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। आपको सपोज चारों तरीके की इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी 8 आइटमें होगी। 8 आइटमों को प्लस करो, डिवाइड बाय 8 नहीं करना, डिवाइड बाय 2 करना है, बिकॉज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ओनली 2, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये हो गई जी आपकी ITR। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आ जाता है जी आपके पास, वो होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जितनी भी टर्नओवर रेशियोज होंगी जी आप उन्हें किस में एक्सप्रेस करेंगे, टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बाद अगली जी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट RFO अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्रेडिट RFO आएगा जी, RFO में से कैश RFO माइनस करके। अब आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में जो रिलेशन चलता है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है RFO इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO प्लस GP, या जो हम लोगों ने कर रखा है हमारी जगह चिपकाते थे, कॉस्ट ऑफ RFO इज इक्वल टू RFO माइनस GP। GP रेशियो अगर आपको गिवन है वो हमेशा RFO पे होगी, लेकिन अगर GP ऑन कॉस्ट गिवन है तो आपको क्वेश्चन में जान के कॉस्ट गिवन नहीं करेंगे, वो आपको क्या गिवन देंगे, RFO। कॉस्ट को X लोगे, GP X के ऊपर आएगा। इस रिलेशन से हम अपने क्वेश्चन में GP भी ढूंढ सकते हैं, RFO भी ढूंढ सकते हैं और कॉस्ट ऑफ RFO भी ढूंढ सकते हैं। हम थे जी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट RFO अपॉन
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हेयर। जो हमने ट्रेड रिसीवेबल्स लेने हैं वो हमेशा ग्रॉस लेने होते हैं, मतलब प्रोविजन माइनस नहीं करनी, बिकॉज इस रेशो का पर्पस ये पता लगाना नहीं है कि हमारे डेटर्स हमें कितना पैसा दे रहे हैं। इस रेशो का पर्पस ये पता लगाना है कि हमारे डेटर्स हमें पैसा कब दे रहे हैं, दैट इज इन कितने देर में वो हमें पैसा दे रहे हैं। वो जो देर है वो हम डेट कलेक्शन पीरियड से निकाल लेते हैं। डेट कलेक्शन पीरियड होता है जी नंबर ऑफ डेज, मंथ्स, वीक्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालते हुए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कंसिडर करके चलना होता है, एवरेज सिर्फ तब निकलता है जब आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो। ट्रेड रिसीवेबल्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स, डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। अगर आपके पास दोनों चीजों का ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, चाहे एक का ही हो, एक डेटर ओपनिंग एक क्लोजिंग, उनको एड अप करके डिवाइड बाय 2 करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिखा रखा है डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल, कुछ नहीं बताया ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम यही मान के चलेंगे ये दोनों ऑलरेडी क्या हैं, एवरेज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बाद आती है जी ट्रेड नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल में भी सेम ही सेटअप आपका करना है। एवरेज तभी आएगा जब ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर यहां बिल पेबल गिवन होगा। क्रेडिटर्स आर मेड अप ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। वैसे तो होता नहीं जी, लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आपके पास आ जाए तो आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे। हमने ग्रॉस क्रेडिटर्स और ग्रॉस बिल पेबल जो है वो कंसिडर करने हैं। टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस कर दोगे तो नेट क्रेडिट परचेजेस जो है वो आपके पास निकल कर आ जाएगी। अगली रेशो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। आरएफओ आपको मालूम है जी, नेट फिक्स्ड एसेट्स में आपके नॉन करंट एसेट्स आ जाएंगे। नेट का मतलब है डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो के बाद जी आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में किसी कारणवश आरएफओ नहीं निकाल पा रहे हो और कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है, फिर उसी से काम चलाएंगे। कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यस, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लेकिन वो क्वेश्चन में जानकर आपसे अप्लाई कराएंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच का समान जो है वो देंगे, सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज नहीं देंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी लायबिलिटी साइड से आएगी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, आप पुट इन करेंगे नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। यू विल बी गिवन इन द क्वेश्चन नॉन करंट एसेट्स, योर शेयर होल्डर फंड एंड योर नॉन करंट लायबिलिटी। इक्वेशन बनेगी कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वहां से वर्किंग कैपिटल आपकी निकल कर आएगी बैलेंसिंग फिगर, और वर्किंग कैपिटल रेशियो के अंदर आप उसे पुट इन करेंगे और अपनी रेशियो निकालेंगे। हाँ जी, और कोई रेशियो जी आपकी टर्नओवर परफॉर्मेंस रेशियो में? नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहली रेशियो जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी अपॉन आरएफओ इनटू जीपी। वैसे निकालना जी, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी। जीपी रेशियो के बाद जी ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन आरएफओ इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जी कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो आप जैसे आपको आईटीआर में बताया वैसे ही निकलेगा। प्रॉब्लम आती है जी आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर आपको सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट दे रखी है तो आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बेटा जी वो दो ही होते हैं। एक होता है जी इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और एक होता है आपके लॉसेस, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो नॉर्मल लॉसेस हो, वो आपके दो हैं नॉन ऑपरेटिंग खर्चे, बाकी सारे के सारे ऑपरेटिंग खर्चे। अगर हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको नॉन ऑपरेटिंग कहां से मिलेगा? सबसे पहले आपके जो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में खर्चे हैं दैट इज मार्क्ड बाय द कोड वर्ड सीपी सेफडो। सीपी सेफडो, सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पी स्टैंड्स फॉर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, फिर सी स्टैंड्स फॉर चेंजेस इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड। उसके बाद जी आपके पास ई आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एफ आता है फाइनेंस कॉस्ट, डी आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओ आता है अदर एक्सपेंसेस। अगर खर्चों की बात करें तो 11वीं क्लास में आपने ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग में आए थे सारे डायरेक्ट और पी एंड एल में आए थे सारे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट दो तरीके के होते हैं, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। यहां पर आपके खर्चों में सीपी सेफडो आता है, तो सीपी सेफडो में से सी प्लस पी प्लस सी जो है
वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, वो आउट हो गया, वो सब है डायरेक्ट। तो बचा हमारे पास EFDO। EFDO में से F इज ऑलवेज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बचा आपके पास E, D एंड O। D इज ऑलवेज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बचा आपके पास E एंड O। E है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अगर वेजेस उसके नोट्स टू अकाउंट्स में गिवन है देन इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर सैलरी गिवन है देन इट इज अ, अगर बोनस आप लेबर को दे रहे हो देन इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। बोनस अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो देन इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ई के अंदर आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सवाल तब पैदा होता है जब आपको ई का गिवन हो नोट्स टू अकाउंट्स। और अगर नोट्स टू अकाउंट्स गिवन नहीं है तो ई इज ऑलवेज इनडायरेक्ट एंड इट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग। ओ खुदा है जी, ओ जी है जी, एवरीवेयर प्रेजेंट है, बिकॉज ओ के अंदर आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, आपका ऑपरेटिंग भी हो सकता है और आपका नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। लेकिन अगेन ये कलेश तब मचेगा जब ओ का क्या गिवन होगा, नोट्स टू अकाउंट्स। अगर ओ का नोट्स टू अकाउंट्स गिवन नहीं है तो ओ इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इट नीदर हैज डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर हैज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ओ के अंदर जी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो भी पड़ा हो सकता है, इनडायरेक्ट के अंदर ऑपरेटिंग भी हो सकता है और नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकता है। डायरेक्ट आपको जो है वो पता चल जाएगा, ऑक्ट्रोय दे रखा है सपोज करो तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। बात करते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, तो अदर एक्सपेंस में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो आपका एक ही पड़ा होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ गया, या लॉस बाय फायर आ गया, या लॉस बाय अर्थक्वेक आ गया, ये होता है आपका नॉन ऑपरेटिंग। और जो बचा वो आपका होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर हम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू की भी बात होगी। ऑपरेटिंग रेवेन्यू होता है RFO एंड सेल ऑफ स्क्रैप। लेकिन अगर आपकी बिजनेस फाइनेंस कंपनी है तो फिर सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो आपके लिए RFO का पार्ट नहीं होता। बात करते हैं रॉट की। रॉट इज RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RO अदर इनकम, T टोटल रेवेन्यू। O जो है अदर इनकम है, इट इज मेड अप ऑफ द कोड वर्ड ड्रिप। D stands for dividend received, R stands for rent received, I stands for interest received and P stands for profit on sale of fixed assets or investments। अब बात कर रहे थे जी हम ऑपरेटिंग रेशो की। ऑपरेटिंग रेशो में है कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसकी सारी आपको जन्मपत्री खोल दीजिए अपॉन RFO इंटू 100। फिर बात करते हैं जी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूला सुन लो जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला है RFO माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को एक्सपैंड करोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आ जाएगा RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO होता है जी ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस आएगा जी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस इसमें एक चीज ऐड करते हैं हम OOI अदर ऑपरेटिंग इनकम, जो एक ही होती है जी, दैट इज कमीशन रिसीव। दैट विल गिव यू योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एक और फॉर्मूला होता है जी नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, दैट विल आल्सो गिव यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद बारी आती है जी नेट प्रॉफिट रेशियो। अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स की प्रोविजन दे रखी है तो आपको निकाल के दिखाना चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन RFO इंटू 100। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होना चाहिए नेट प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त कोई कलेश ही नहीं, जितना खर्चा होगा, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, सबका सब जो है वो अपने को माइनस करना है। बेसिकली जीपी में से नॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग दोनों खर्चे जो है वो माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करो, आपके पास नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जितनी भी होंगी जी उनके साथ एंड में आपको लगाना है परसेंटेज का साइन। उसके बाद आती है जी आपकी ROI नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फॉर्मूला यही है, एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड, एक भी वर्ड आपने छोड़ा ऐड किया आपका फॉर्मूला गलत हो जाता है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बता चुका हूं जी, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड वैसे ही निकालते हैं जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर निकाला जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जी, वो ये कि अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते वक्त
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी हमारे न्यूमरेटर का पार्ट नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर स्टैंड्स फॉर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। कहां पड़ा मिलेगा आपको? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अदर इनकम के अंदर पड़ा मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसे ही निकालना है अपना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड जैसे आप निकालते आ रहे हो। बस उसके अंदर आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है? इंटरेस्ट, सॉरी ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो बन जाएगा आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जब आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लायबिलिटी अप्रोच से निकालते वक्त माइनस करोगे। अगर आप एसेट अप्रोच से चलोगे तो आप अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को कंसिडर ही नहीं करोगे। दैट विल गिव यू योर कैपिटल एम्प्लॉयड। बस जी, कोई रहेगी रेशो? तो ये था जी आपका सारी रेशियोज का ओवरव्यू। आओ जी क्वेश्चन करें। अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर नंबर 9। आता है जी, क्यों नहीं आता? बात करते हैं जी, आपको रेशो दी जाती थी और बताया जाता था कि भैया ये ट्रांजैक्शन है और बताओ रेशो इंप्रूव होगी, रेशो रिड्यूस होगी या रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। वो बहुत सिंपल है जी। उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये पता करना है कि जो एक्चुअल रेशियो आपको गिवन है, इज इट 1, इज इट लेस देन 1 और इज इट मोर देन 1। अगर वो 1 है और आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, देन देयर विल बी नो चेंज। अगर आपकी गिवन रेशियो जो है वो मोर देन 1 है, तो आपका रिलेशन चलता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो कम होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कम होंगे तो रेशियो बढ़ेगी। उसके बाद आता है जी, अगर आपकी एक्चुअल रेशियो लेस देन 1 है तो आपका रिलेशन चलता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बढ़ेंगे तो रेशियो भी बढ़ेगी, दोनों कम होंगे तो रेशियो भी कम होगी। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है जी। अगर आपके न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज है, रेशियो बढ़ जाएगी। न्यूमरेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर एज इट इज है, रेशियो जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर कम हो रहा है, न्यूमरेटर एज इट इज है, रेशियो बढ़ जाएगी। डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर एज इट इज है, रेशियो कम हो जाएगी। एक चीज बढ़ रही है, एक चीज कम हो रही है। लाइक न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, रेशियो बढ़ जाएगी। न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, रेशियो कम हो जाएगी। बाकी इस सेटअप के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये तो आपको रिलेशन बताया, इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिस भी रेशियो की बात की जा रही है, आपको उस रेशियो के कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और उस जो ट्रांजैक्शन आपको दी जा रही है आपको उसका एनालिसिस करना आना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन में रेशियो के जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो आइटमें आती हैं उस पर क्या इंपैक्ट जो है वो पड़ रहा है। बाकी काफी सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जी आपके चैप्टर के अंदर, वी विल कंसिडर दोस। आपके क्वेश्चंस 109 है जी इस चैप्टर के अंदर। आइए क्वेश्चन नंबर 1, कड़ी रेशो मांग लीजिए, चेक करो। नेट प्रॉफिट दे रखा है जी, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है कि आफ्टर? तो न्यूमरेटर ऑलरेडी दे रखा है जी आपको, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 50 लाख का 10% जी 5 लाख, 15 लाख अपॉन 5 लाख जी आंसर। नेक्स्ट जी क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है जी, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 25% जी। तो टोटल एसेट्स बता दो जी, 60 लाख। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 25%। टोटल एसेट इधर चला जाएगा, 60 लाख का 25% जी 1/4, 15 लाख आ गए जी आपके पास। क्या आ गए जी? 15 लाख आपके पास प्रोप्राइटर्स फंड्स। नेक्स्ट जी डेट इक्विटी रेशियो इज हाउ मच? 2:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल इंक्रीज दी डेट इक्विटी रेशियो? हाँ जी, डिबेंचर इशू करोगे तो डेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डेट बढ़ जाएगा जी तो डेट इक्विटी रेशियो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो? केडी जी? ROI। क्वेश्चन नंबर 6 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट जी? कॉस्ट ऑफ RFO का फॉर्मूला मांग रहे हैं जी आपसे। बी ऑप्शन जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस माइनस। नेक्स्ट ITR गिवन है जी, RFO एवरेज इन्वेंट्री एंड ग्रॉस लॉस रेशियो। RFO जी 12 लाख का 20% जी 2 लाख,
40,000, 2,40,000 जो है जी वो ग्रॉस लॉस आ गया। आरएफओ में ग्रॉस लॉस माइनस होगा कि ऐड होगा? ऐड होगा, तो आएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ 14,40,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री विल गिव अस द आंसर। नेक्स्ट, डैश रेशियोज आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। हाँ जी। नेक्स्ट, करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लाइबिलिटीज 1.5 लाख, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे रखी है जी आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल है जी 50,000, 50,000 इंटू 6 आ जाएगा जी 3 लाख, 3 लाख आ गया जी आर एफ ओ। नेक्स्ट प्लीज, आर एफ ओ इज हाउ मच? जीपी। अब जी आप 11वीं 12वीं पास तो चलो नहीं हुए, अभी हो जाओगे भगवान करे। तुम्हारे पास तो सेकंड का ऑप्शन भी नहीं है ना? हाँ है। हाँ, कंपार्टमेंट का ऑप्शन होता है, बट कंपार्टमेंट में आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाला पेपर भी दे सकते हो। चलो छोड़ो। जीपी ऑन कॉस्ट बताओ कितना? हाँ जी, 12वीं मैंने ट्रिक बताई थी, वहां पे प्रेजेंटेशन का इशू आ जाता है। 25% जीपी किसके ऊपर है? 25% ऑन कॉस्ट, यही है ना जी? तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, कितना? ध्यान से सुनना जी, अगर जीपी होगा, कॉस्ट से कहां जा रहे हो आप? आरएफओ पे, तो डिनोमिनेटर में +1 कर दो। और अगर आर से सी पे आ रहे हो तो डिनोमिनेटर में माइनस। ये कब होगा? जब जीपी होगा, और जब जीएल होगा जी तो उल्टा हो जाएगा जी। डन जी, ये आपका फंडा चलता है जी। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आपको वो करने की लोड नहीं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी वाला सेटअप। तो ये जो है चलता है, लेकिन ये तभी चलेगा जब आपकी जो फ्रैक्शन है वो नॉर्मल फ्रैक्शन आएगी। 25% ऑन कॉस्ट 1/4, 1/4, 1/3, 1/2, 1/5, उसमें आप प्लस माइनस जो है वो कर लोगे। आओ जी, अब फिर इसमें लगा के देखो इसे। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, जीपी कॉस्ट पे 1/4 है जी, तो 1/5 होगा आरएफओ पे। 9 लाख का 1/5 जी 1,80,000। 1,80,000 आपके पास जीपी आ गया जी। आ गया भाई? जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो जी, सॉरी जीपी आ गया आपके पास। आपको ढूंढने को बोला ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आरएफओ अपने पास आ गया, जीपी आ गया 180। 9 लाख में से 180 गया जी 7,20,000। व्हाट है 7,20,000? कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस करो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100, आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट प्लीज, केडी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है? सुना नहीं जी? नेक्स्ट प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 जी। लिखो जी, फिर से लगा सकते हो आप। जीपी ऑन कॉस्ट इज हाउ मच? 1/4, तो 1/5 हो गया आरएफओ पे। 2 लाख आ गया जी। 2 लाख 10 - 2 8 लाख आ गई जी आपका कॉस्ट ऑफ आरएफ ओ। नेक्स्ट, 40 सीधा ही आ गया जी। 100 में से 60 माइनस। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहली करेक्ट है जी। क्विक रेशियो इज कंसिडर्ड बेटर देन द करंट रेशियो टू मेजर लिक्विडिटी पोजीशन। क्विक रेशियो के नाम पता है? क्विक रेशियो का नाम बताओ। हाँ, एसेट टर्नओवर, सॉरी, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियोज में ही तो 2 रेशियोज आती हैं, करंट और क्विक। तो विच वन इज बेटर? क्विक रेशियो, बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन, not for 1 year but at a particular point of time. So first one is correct ji, and third one is also correct ji. Interest coverage ratio reveals the number of times interest on loan is covered by the profit available for interest. Next ji, which of the following statement is incorrect? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16। बोलो। अरे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स का हमारे क्विक एसेट से कोई लेना देना नहीं है। क्रेडिट पे बेच रहे हो, डेटर बढ़ेगा, क्रेडिटर ना बढ़ा देना। डेटर बढ़ेगा, आपका क्विक एसेट बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, रेशियो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 जी। डैश इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो। नेक्स्ट जी, करंट रेशियो गिवन है जी, कौन कम कर देगी इसे?
कितना टाइम जी? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन जी, लॉन्ग टर्म लोन जो है वो रीपे करोगे तो कैश जो है वो, बोलो जी, कम हो जाएगा। आपका करंट एसेट कम हो गया जी, करंट लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन इज नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉट करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 जी, डेट इक्विटी रेशियो, डिबेंचर इशू कर रहे हो जी, डेट बढ़ जाएगा, बी पार्ट। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट जी, क्विक रेशियो मोर देन 1 है, डिक्रीज चाह रहे हैं वो, गुड्स खरीदोगे कैश पे, स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, कैश कम हो गया, क्विक एसेट कम हो गया, रेशियो भी। नेक्स्ट, करंट रेशियो चाहिए जी, कैसे निकलेंगे करंट एसेट्स? बिल्कुल ठीक है जी, कैसे निकलेगी करंट लायबिलिटी? माइनस माइनस। नेक्स्ट, करंट एसेट्स 60,000 और करंट रेशियो 4:1, यहां से क्या निकलेगा? हाँ जी, सुना नहीं जी? हाँ जी, करंट करंट लाइबिलिटी और क्विक रेशियो से क्या निकलेगा? क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स से क्या निकलेगा? इन्वेंट्री। चलो जी, कितने हो गए? 24। क्लास लगेगी जी परसों। परसों आपकी और कोई क्लास तो है नहीं ना जी, सैटरडे? तो परसों जो है मेरा ही स्लॉट है, सो आई विल टेक अप योर क्लास 12 से 1:30 और किताब खत्म कर देंगे जी आपकी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड रेशियो बोथ विल बी ओवर, सिलेबस अपना ओवर हो जाएगा। प्लीज बाकी जो 2 किताबें आपको बोलनी है वो 2 किताबें लेकर आइएगा, मेरे को लग रहा है जी उसमें से भी कुछ ना कुछ जो है वो आप कर पाएंगे, तो अपनी वो वाली बुक्स भी जो है वो कैरी कीजिएगा। मिलते हैं जी।